नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान श्रीमान जयप्रकाश उर्फ जेपी जी हिसार लोकसभा से सांसद हैं। सांसद जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद जी। सांसद जी, ये मैं बात ऑन कैमरा कहना चाहता हूँ। जब हम बचपन में पढ़ते थे, आपको संसद में हमने बोलते दहाड़ते हुए सुना है और उसी को आदर्श मान के राजनीति को कुछ जानने का प्रयास भी किया। आपकी उस राजनीतिक यात्रा को जानना चाहते हैं। अनेकों लोग, हो सकता है आपकी इस प्रेरणा से, प्रेरणादायक यात्रा से शायद जीवन में कोई अच्छा राजनेता बन पाए। थोड़ा बताते चलें सांसद जी। देखो, वैसे राजनीति बाई चांस भी होती है और आज के ज़माने में तो बाई चांस है। अब जो राजनीति हमारे टाइम में शुरू हुई थी, उस वक्त राजनीति संघर्ष से निकलती थी। हमने राजनीति शुरू करने से पहले बहुत संघर्ष किया जी। हमने यहाँ से 900 किलोमीटर, जहाँ आज महाकुंभ चल रहा है, यहाँ तो 1988 में हमने स्वर्गीय आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए काम किया था। क्या बात। और उसके बाद वो वहाँ चुनाव जीतने के बाद वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। जी। तो इसी तरीके से हमने बहुत संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष का रास्ता एक था। तो उस वक्त पार्टियों में एक सिद्धांत होता था, विपक्ष का काम है आलोचना करना, उसकी जिम्मेवारी है विपक्ष, नैतिक फर्ज। हाँ, जो जिम्मेवारी, नैतिक फर्ज है की बात। और सत्ता पक्ष उसमें ये कहे कि भाई ये गलत है तो गलत बताएं, ठीक है तो ठीक बताएं। सत्ता पक्ष हमारी, अगर हमने सरकार की आलोचना की, आलोचना सार्थक है जी, तो फिर सरकार ने मान लेनी चाहिए जी। लेकिन आज तो हालत ये है ना कि विपक्ष के लोगों को ये तो भला हो या धन्यवाद करता हूं मैं देश की जनता का, जो मोदी जी 400 पार की बात करते थे वो 240 में ला करके सिमटा दी। अगर इनका कहीं न कहीं बहुमत आ जाता तो जो हमारे नेता राहुल गांधी जी या इंडिया गठबंधन के लोग जो बार बार कहते थे कि भाई संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे जी, तो ये सारी चीजें लड़ाई से निकली। तो राहुल जी लड़ रहे हैं। तो एक तो नौजवानों ने प्रेरणा लेनी चाहिए, संघर्ष से राजनीति होती है जी। ऐसे ही हमने 1984 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के उस हादसे के बाद या हत्या के बाद जी, जिस तरीके की हालत बनी, तो हमने एक राजीव लोंगोवाला कोड लागू हुआ 1985 में जी। तो उस वक्त राजीव लोंगोवाला कोड को लेकर के हम सड़कों पे उतरे, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में जी, और उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे जी। लेकिन हमें आज इस राजनीति में उसमें अलग से एक सिस्टम निकलेगा। आंदोलन हमने किया, संघर्ष किया, हमने एक नारा दिया चौधरी देवीलाल ने कि भाई जो MP MLA मंत्री हरियाणा की सुरक्षा नहीं कर सके, अपने अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सके, SYL के पानी को नहीं बचा सके, तो हम उनके खिलाफ एक आंदोलन को बहिष्कार की बात करी जी। तो बहिष्कार करने में कई तरह का सिस्टम आया जी, हमने संघर्ष किया। लेकिन राजनीति की विडंबना अलग है जी। जो राजीव लोंगोवाला कोड का विरोध करने वाली पार्टी बीजेपी लोक दल जी, आज कह रही है कि राजीव लोंगोवाला कोड लागू करो। ऐसी क्या परिस्थिति बदल गई कि जब विरोध था आज उसको सार्थक मान रहे हैं? यही मैं जनता को कहना चाहता हूं कि उन लोगों से पूछो जी कि 95 में, 96, 97 में विरोध क्यों कर रहे थे जी। मैं तो 89 में MP बना हूं, एक कार्यकर्ता था जी। और आज क्यों इसका मतलब कांग्रेस पार्टी सही थी जी। तो इसलिए मैं नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, इवेंट्स मैनेजमेंट की राजनीति करने वाला कोई भी दल हो, उससे पीछा छुड़वाओ मित्रों, वरना आज क्या हाल हो रहा है, ये इवेंट्स मैनेज तो हो रहे हैं जी। आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए, वो क्या नाम उसका, डोनाल्ड ट्रंप जी, ना डोनाल्ड ट्रंप तो प्रधानमंत्री, एलन मस्क जी। एलन मस्क के बच्चों के साथ बैठे थे। चलो बैठे, अच्छा, बच्चे हमारे फूल जैसे होते हैं, हमारे बहुत लाडले प्यारे होते हैं। और आप ये देखिए इवेंट्स मैनेजमेंट क्या है जी। अखबारों में बड़ा छपा, मोदी जी का बड़ा स्वागत, मोदी जी गए अमेरिका ट्रंप साहब से मिलने के लिए, और ट्रंप साहब ने
जो हमारी बेइज्जती की है हिंदुस्तान की, जी, उसमें हम सब की बेइज्जती है, अकेले किसी व्यक्ति की नहीं। जी, जो अपमान हुआ है भारत का पूरी दुनिया में, जी। आज तक कभी नहीं हुआ। तो ये इवेंट्स मैनेजमेंट वो था हुँ, एसवाईएल का, वही इवेंट्स मैनेजमेंट आज है। तो आज और डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने कह दिया ना हुँ, कि भाई ये जो मशीन पर इलेक्शन है, हुँ, कंप्यूटर से जो वोटिंग है, ये सही नहीं है। जी, और उसको बताया किसने? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, इस लाइन के आदमी हैं एलन मस्क। लेकिन सांसद जी आप उन्हीं मशीनों की वजह से आज सांसद हैं। बताऊंगा भाई, जी, तुम्हारा गड़बड़ को नहीं कर सके निके बन दे में थे। ऐसा कुछ? हाँ, बड़ा पैरा दिया। अभी दो चीज आऊंगी, मशीन और पीसे। जी, 2 लाख से जीत होती मेरी, ये आंकड़ा छोटा रह गया। छोटा रह गया, बच गया। हम तो मार्जिन गणा था, मार्जिनल सीट होती तो हरा देते हमें ये। जी, तो आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 बातें कही, आज भी कही जी, कि अमेरिका का पैसा हिंदुस्तान के वोटिंग बढ़ाने के लिए आया है। तो वोटिंग क्या है भाई लोगों? यही हम कह रहे हैं, बीजेपी का राज धन से बना है, ये वही धन है। जी, और उस धन का इस्तेमाल किया पूरी दुनिया में, हम बदनाम हुए। एक तरफ से तो बीजेपी कहती है रिश्वत लेना, रिश्वत देना हमारे राज्य में पाप है। सुशासन की बात हो रही है कि बहुत कुछ सुशासन चल रहा है। कुशासन है, सुशासन नहीं है। सुशासन होता तो किसानों की हालत होती, सुशासन होता कर्मचारी की हालत होती, सुशासन होता तो आप देखिए गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। 75% लोग हरियाणा के गरीबी रेखा के नीचे हैं। हुँ, तो कहाँ सुशासन होता तो आज राशन कार्ड भी उनके काट रहे हैं, उनकी आईडी सही नहीं है, प्रॉपर्टी आईडी सही नहीं है, फैमिली आईडी सही नहीं है। तो हमने जो काम किए थे, आधार जब हमने लागू करवाया, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, इन्होंने उसका विरोध किया, तो चलो ये चीजें चलती रही। लेकिन इवेंट्स बीजेपी तो 2047 में विकसित भारत की बात कर रही है। एक तरफ गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो जब तो मैं कह रहा हूँ इवेंट्स मैनेजमेंट है, जो एसवाईएल पर मामला था वो आज है। यही मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त फिर मैं मेंबर पार्लियामेंट बन गया, फिर मैं केंद्र में मंत्री बन गया, उसी टर्म में फर्स्ट टर्म में मैं एमपी बना, पहली बार में ही फिर मंत्री बना। हमने संघर्ष किया इस इलाके की आवाज़ को पार्लियामेंट में, एक बार नहीं बार बार जब भी आवश्यकता पड़ी उठाया, इस इलाके में हमने विकास कराया। उसके बाद कुछ लोगों को मेरी लोकप्रियता हुँ, सहन नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं हुई, जी, तो फिर झगड़ा हुआ। झगड़े में 96 में फिर मैंने 2 चुनाव मजबूरन पार्लियामेंट भी लड़ा और असेंबली भी लड़ा, जी, और मैं 2 लाख के आसपास पार्लियामेंट जीता। जी, तो उसके बाद फिर लाइन बन गई। जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहूँगा जी, कि राजनीति से नफरत नहीं करनी चाहिए। जी, राजनीति से नफरत करेंगे आम जनमानस, गलत लोगों के हाथ में राजनीति आ जाएगी, वो जनता का शोषण करेंगे। जी, दूसरा, उसमें भावनात्मक मतदान ना करें, हुँ, भावना में बह करके जो आज के दिन हो रहा है, जी, जात के नाम से, धर्म के नाम से या क्षेत्रवाद के नाम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए। वोटिंग होनी चाहिए काम के नाम से। जी। सांसद जी, आप मंत्री भी रहे कांग्रेस सरकार में, सांसद रहते-रहते लोगों की बातें हैं कि एक सांसद इतना ताकतवर व्यक्ति होता है, वो किसी इंडस्ट्रीज़ को लाकर उस एरिया को डेवलप किया कर सकता है। कहाँ किस लेवल पर चूक रही कि हम जो जींद पहले हिसार लोकसभा में आता था, जो जिस स्तर पर जींद को जाना चाहिए था इंडस्ट्रीज़ के मामले में, जो पहले कुछ इंडस्ट्रियाँ थी बहुत जिनका एशिया में जाना-माना नाम था, वो यहाँ से विलुप्त हो गई और आज इंडस्ट्री के लिए मारा-मारी चल रही, जींद पिछड़ा हुआ नज़र आता है। बतौर सांसद, क्योंकि आप महत्वपूर्ण एक पद पर हैं, क्या एक सपना देखते हैं कि हरियाणा में कैसे इंडस्ट्री डेवलप हों? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे, हमने जुलाना को इंडस्ट्रीज का एक हब बनाने का प्रयास किया था। जी, हमने यहाँ सड़कें बनाई थी। ये सड़कें इसलिए बनाई थी ताकि इंडस्ट्री ज़्यादा इस इलाके में आए। हमने, हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी की सरकार ने जींद से सोनीपत रेलवे लाइन बनवाने का काम भी किया था। जी, ठीक है ना? कनेक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उद्योग ज़्यादा डेवलप होगा, इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो लोगों ने हमारी छुट्टी कर दी,
जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, हम्म, तो जो आज जींद के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे पटियाला चौक का आरओबी है, जी चाहे ये एक्सप्रेस हाईवे का आरओबी है, और चाहे यहाँ से अपने जींद सोनीपत रेलवे लाइन की बात है, ये टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के राज का है। जी आप बताओ, इन्होंने कुछ किया? हमने जैसे कॉलेज बनाया, एक एजुकेशन हब बनाने का प्रयास किया, जी यहाँ सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई, जी प्रदेश में पहला पीजी कॉलेज है फॉर वुमेन्स। जी कॉलेज बनता है शुरू में, जी जी ये पीजी बना था जींद में, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था कि नहीं? जी तो हमने पॉलीक्लिनिक बनाया, शहर के अंदर आपने देखा होगा टाउन हॉल बनाया। जी तो हमने तो बहुत कुछ किया, और इन लोगों ने एक बात, जात जात और धर्म का नारा दे करके हमारे शहर को वीरान कर दिया। 11 साल से भाजपा है। जी ये बता दे कोई भाजपा का नेता इस जींद के अंदर क्या क्या है? कोई जहाँ जरूरत थी मेडिकल कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज का अभी मैं जानकारी ले रहा था प्रशासनिक अधिकारियों से। जी एक जगह, फिर 2 जगह, 3 जगह, हम्म, एक मेडिकल कॉलेज के 3-3 स्पॉट होते हैं क्या? जी एक प्रीमिसेस में होना चाहिए ना। जी जब कांग्रेस सरकार थी, देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, इसीलिए ये एक सिविल हॉस्पिटल देखा आपने जींद जी का, ये शायद 18 या 25 एकड़ के बीच में, कितना एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। जी ये स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जब चीफ मिनिस्टर हरियाणा बन जब बना था, तो केवल कांग्रेस का नाम ना हो, कांग्रेस का नाम ना हो, कहाँ जाकर के मेडिकल कॉलेज बनाया? एक स्पोर्ट एक जगह है, एक स्पोर्ट दूसरी जगह है। अब रेजिडेंशियल एरिया ढूंढने लग रहे हैं। यहाँ 18-20 एकड़ जमीन थी, यहाँ बनाते, हर गांव की बेशकीमती जमीन इन्होंने सरकार ने कब्जा कर लिया, वो गांव के विकास के लिए गांव के पास रहती। सांसद जी, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया मेडिकल कॉलेज का। जब हम मीटिंगों में चर्चा करते हैं, शुरुआत में मेडिकल कॉलेज की अनुमानित लागत जो एक बजट का अलग विषय था, लेकिन उसको फिर बढ़ा देते हैं, बजट को कई गुना। बढ़ा के, और काम लटक जाता है। जबकि मीटिंग में जिस कंपनी को टेंडर दिया वो कहती है हमने हमारे एंड पर काम पूरा है, लेकिन बजट ही अगर कंपनी को अलॉट नहीं होगा सरकार के स्तर पर, तो कंपनी कैसे उस काम को फिनिश करके दे पाएगी? ये चक्कर क्या है सांसद जी? आप तो इस विषय के ज्ञाता है कि बजट बढ़ा के किस तरीके से क्या काम होता है वो? ये अभी बड़ा जुल्म है इस प्रदेश की जनता के साथ। हमारे लुआस एक यूनिवर्सिटी है हिसार में, जी उसके ठेकेदार ने, जो हमने ही, इस सरकार ने नहीं कोई यूनिवर्सिटी बनाई सरकारी। हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उस वक्त लुआस बनाई, जी उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, मतलब सारा काम तैयार करके हम जमीन में देंगे। तो मुझे पता लगा 5-6 दिन पहले, शायद 5 करोड़ रुपया जो पेनल्टी थी ठेकेदार पे, वो सारी माफ कर दी। तो अगर ठेकेदार को डर हो कि तेरी पेनल्टी लगेगी तो मारा जाएगा, तो मुझे तो यहाँ का केस का पता है, यहाँ तो 2-3 बार रिवाइज एस्टिमेट बन जी चुके जी हैं। वो लूट है, वो उस विषय को जानना लूट चाहती है है। जनता, वो प्रदेश की जनता। मैं ये कहता हूँ कि सरकार में एफिशिएंसी नहीं है, इनएफिशिएंसी गवर्नमेंट। जी जी सांसद जी, आज आप दिशा की मीटिंग के लिए निमित्त आप जींद में आए। हमने एक आज के अखबार में भी सुना, एक आरटी एक्टिविस्ट हैं अशोक कुमार मित्तल जी, उन्होंने एक मामला उठाया 29/6/2022 की दिशा की मीटिंग में। उसमें तीनों सांसद बीजेपी सरकार के होते थे। अब वर्तमान स्थिति में तीनों सांसद ही कांग्रेस के हैं। उसमें जो जिला प्रशासन के अधिकारियों ने रिपोर्ट सबमिट की, उसमें बताया गया कि SPRM PM ऐसी योजना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से 17 टॉयलेट्स जो DRDA में बनाना बताया, जिसमें 2 करोड़ रुपया लागत दिखाई गई है। जब उसकी RTA में खुलासा किया गया, वो फिजिकली नील टॉयलेट मिली, वहाँ 0 टॉयलेट बनी दिखी, लेकिन बजट 2 करोड़। इस प्रकार का मामला अधिकारी गुमराह करते हैं सांसद, माननीय सांसदों को। इस प्रकार के विषय को कितनी गंभीरता से आप लेंगे, और क्या शक्तियां है एक सांसद के पास? क्योंकि आपसे पहले भी जो सांसद थे, उन लोगों ने फिजिकली जमीन स्तर पे उन चीज़ों को पकड़ा ही नहीं कि अधिकारी आपको क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे। तो बतौर नई अब कमेटी आप लोगों की आई है, मैडम शैलजा की चेयरमैनशिप में सतपाल ब्रह्मचारी जी और आप, क्या किस प्रकार से इन योजनाओं को रैंडमली चेक भी करेंगे, और कैसे उस पर पैनी नजर रहेगी सांसद जी? देखिए, पहले हम मिड डे मील में रिफाइंड ऑयल यूज होता था, हमने प्रयास करके सरसों का तेल करवा दिया ना। जी आज ही जब दिशा की मीटिंग प्रदेश की थी, तो आज की मुझे
यहाँ पर बताया डीओ ने कि हमने अब मैसेज आ गया कि हम आगे से खाना जो है बच्चों का उससे बनाएंगे सरसों के तेल से, क्योंकि इसको पूरी दुनिया में रिजेक्ट कर दिया रिफाइंड ऑयल को। जी रिफाइंड ऑयल तो बहुत हानिकारक है, इससे तो बहुत रोग बढ़ते हैं, कभी खाना नहीं चाहिए। जी तो ठीक है कि नहीं। तो इसी तरीके से हमने एक मामला उठाया था कि जो ये ढाणीज है, जी ढाणी कनेक्शन बिजली के 3 किलोमीटर के थे, हमने 5 की बात करी। अभी आज मुझे बताया बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने कि जल्दी ये 5 किलोमीटर होने जा रहा है। तो वो उन एमपीओ की सोच क्या थी, वो कितने सीरियस थे अपने काम के प्रति, वो तो वो बताएंगे। जी लेकिन हमारे टाइम में इस तरह का काम नहीं हो सकता। हमने तो आज ये भी पूछा है कि जो पैसा भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का, एमपीज का आया है, तो वो पैसा हम खराब नहीं होने देंगे। सारा का हिसाब हमने लिया है और हिसाब लेंगे और हिसाब देंगे। अधिकारियों पर कैसे, उनकी विश्वसनीयता कैसे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निर्धारित होगी? जो आंकड़ा माननीय सांसदों को उस मीटिंग के दौरान वो देते हैं, वो कैसे जस्टिफाई होगा कि वो आंकड़ा सही जमीनी स्तर पर सही है या वो ऐसे फौरी तौर पर कागजों में खेल रहे हैं वो? आंकड़ा तो गलत दे सकते हैं जी लेकिन वो तो मॉनिटरिंग का मायना क्या है? हमने जांच करनी है, फिर कराओ। हम अभी लगाएंगे यहाँ पर जांच अधिकारी। दिशा के अंदर एक को चेयरमैन बनेगा जो मॉनिटरिंग करेगा पूरे जिले को। हम 6 आदमियों की कमेटी बनाएंगे। हम सरकार के सारा थोड़े रखेंगे। जो काम चलेंगे डेवलपमेंट के उनको चेक करेंगे। जी ऐसा एक सिस्टम है, प्रोविजन है, हम लागू कर देंगे। अगली मीटिंग में आपको दिखाई देगा। जी सांसद जी, मैं राजनीतिक विशेषज्ञों के नज़दीक रहा, मैंने उनसे जानना चाहा राजनीति शब्द के मायने क्या हैं। तो किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा राजनीति शब्द के मायने होते हैं समस्याओं के समाधान की कुंजी, चाबी। लेकिन यहाँ तो नेता लोग तो ताला लगा के चाबी अपनी जेब में, जनता जनार्दन उस ताले को देख रही है, चाबी ढूंढ रही है। आपकी नज़र में राजनीति शब्द के मायने क्या है सांसद जी? आज के दिन नेता ही समस्या है। सबसे बड़ी समस्या नेता है, नेताओं का अहंकार, नेताओं का घमंड। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति का आचरण तो ऐसा होना चाहिए जैसे कि साधु महात्मा का। वो चरित्रवान हो, उसके चरित्र के ऊपर दाग ना हो, वो ईमानदार हो, वो भ्रष्ट ना हो, ठीक है कि नहीं, और जनता के प्रति उसकी डिवोशन हो। उसके दिमाग में आए कि भाई आज मैं जो कुछ हूँ, क्योंकि हमारी मुखिया तो जनता है ना, नेता नहीं हमारी मुखिया, जनता है। तो इस अपना जो उनका दायित्व जनता ने दिया उसको भूल जाते हैं, तो इसलिए फिर वो बिरान होते हैं। अधिकतर नेताओं की या पार्टियों की या सत्ता पक्ष की योजनाएं अधिकारी नोट फिजिबल की तरफ ले जाके लास्ट का अंतिम साल होता है जी, ये तो नोट फिजिबल है, अगली बार फिर उसका एस्टिमेट बनाएंगे। उस चीज़ से आप, क्योंकि आप भी सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उस पे बतौर सांसद और मंत्री जयप्रकाश और जेपी जी का किस प्रकार का विजन रहा है? कैसे आपने कामों को जमीनी स्तर पर लागू कराया? हमने ये ज्ञान होना चाहिए फिजिबल नॉन फिजिबल क्यों करी। अगर फिजिबल को नॉन फिजिबल कर दी कि नॉट फिजिबल करने से हमें पता लगेगा, हम पूछेंगे भाई क्यों करी। अगर हम पूछेंगे नहीं तो कह देंगे वो आज ही कुछ आना का मामला था, नॉट फिजिबल था, फिजिबल हो गया। तो हमारी जिम्मेवारी है, कोई एमपी हो, ये उसी की जिम्मेवारी फिजिबल नॉट फिजिबल को चेक करें। संसद में आप बहुत लंबे समय बाद आप पहुंचे हैं, किस प्रकार का माहौल नज़र आता है जब राहुल गांधी जी बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर पूरे विपक्ष की आवाज़ को बुलंद रूप से उठाते हैं? और फिर हम जयप्रकाश जी, जेपी जी को भी देखते हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज़ को बड़े बखूबी और बड़ी बुलंद आवाज़ में वो उठाते हैं। जाते जाते प्रदेश की जनता के नाम और मैसेज देते चले, जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं किस प्रकार से राजनीति में शुचिता बनाए रखें और कैसे देश और प्रदेश की सेवा कर पाए? देखिए दोस्तों, आज की मौजूदा व्यवस्था का प्रजातंत्र प्रणाली से और संविधान से विश्वास उठ चुका है। क्योंकि प्रजातंत्र के मायने क्या है? जनता का तंत्र, जनता के द्वारा, जनता के लिए। राइट जी। अब जब हमें जनप्रतिनिधि बना करके भेजा है, दो पक्ष है प्रजातंत्र में, एक सत्ता पक्ष जिसका बहुमत है, विपक्ष। विपक्ष की उतनी जिम्मेवारी है जितनी सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष अगर गलत काम करे तो विपक्ष ने पकड़ना है। आज तो हाल तो है कि विपक्ष का कोई भी आदमी बोले तो उन पे ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, चुनाव आता है उन पे पर्चे दर्ज कर देते हैं। यानी कि आज तानाशाही है देश में, आज प्रजातंत्र बिल्कुल क्लैप्स हो चुका है।
संविधान की हम चर्चा करते हैं, संविधान बदलने की हम बात करते हैं, ये तो भला हो इस देश की जनता का कि 400 पार नहीं हुई, 235 में निपटा दी और 245 में। अगर ये 400 को दे देते तो ये देश का संविधान बदलते, क्योंकि एक इनके नॉन पॉलिटिकल सिस्टम है भाजपा का। उनके मुखिया ने तो कह दिया रिजर्वेशन के ऊपर जी। और कितनी बार ऐसी बातें कही संविधान, उन्होंने तो यहाँ तो कह दिया कि देश आज़ादी 2014 में है। इन्हें तो 14 से पहले कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये तो ये कहेंगे भाखड़ा डैम भी 14 में बना होगा जी। नैरोटेक्स इंडिया लिमिटेड में हवाई जहाज का कारखाना भी पंडित नेहरू हुआ था कि इन लोगों ने हुआ था। जी। कितने काम कांग्रेस के राज में इनको दिखाई नहीं देते। हाँ, एक काम इनका पक्का, नाम बदलते हैं। मैं अभी देख रहा था आपका संपूर्ण भारत स्वच्छ भारत मिशन, जी जी जी। उन्हें लिखे 2014 से शुरू है और एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि 2008 में जी 8 और 9 में ये सारा सिस्टम सरसा जिला और फतेहाबाद जिला में तो कंप्लीट लागू हो गया था। उन्होंने अपने आंकड़े को छू लिया था। हाँ, अरे आज बात करते हैं उसकी। मैं नाम बदल दिया ताकि लोगों को भ्रमित किया जाए। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ये महसूस करें जो देश तो आज़ादी 14 में है। ठीक कह रहे हैं बाबू साहब। सांसद जी, आपने राजनीति के अनेक पुरोधा आपने देखे हैं। आपके आखिरी निवेदन आपने कार्यकाल में किस व्यक्ति के राजनीतिक सफर को हरियाणा प्रदेश की जनता में आप ये मानते हैं जिनकी उस पे प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर पकड़, मजबूत पकड़ थी, जिसकी वजह से उन्होंने शासन और सरकार को बड़ी मजबूती से चलाया? और अंतिम बात, जो एसवाईएल का क्या कभी समाधान हो पाएगा? आप हमारे इस जीवन काल में जो बहुत लंबे समय से हरियाणा प्रदेश की जनता की जीवन रेखा है, क्या इसका जीते जी इसका समाधान देख पाएगी हरियाणा प्रदेश की जनता? नहीं होने देंगे। बेईमानी है नेताओं में, जनता के प्रति डिवोशन नहीं है। ये बहुत पहले बन जाता, लेकिन मैं किस पार्टी का नाम लूं, लोग समझते हैं जी। आज तक ये समझो राष्ट्रपति जी ने कब ऑर्डर किए थे, शायद जब बीजेपी गवर्नमेंट थी जी। वहाँ में राष्ट्रपति जी ने कहा था कि भाई इसको केंद्र सरकार बनाए। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ गया उसके बाद भी नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आ गया, उनका आ गया, कुछ बात हुई जी। तो किसकी मैं नाम लूंगा? कुछ है ही नहीं। ये तो गलत प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में सत्ता आ गई। सारा दिन हंसी मजाक चुटकुले और झूठी बयानबाजी ड्रामा से लेकर के पहले कुछ नहीं। सांसद जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर राजनीति में शुचिता होना अति आवश्यक है, जिस प्रकार से सांसद जी ने कहा, और राजनीति में युवाओं को अवश्य आना चाहिए ताकि राजनीति की शुचिता बनी रहे। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।